भोर की इस बैठक में हम सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ साथ आज सीखने के लिए वर्षा भी आ गई। आज सुबह से ही बारिश हो रही। पहाड़ पूरे बादल से ढक गए हैं और वृक्ष बड़े आनंद से भीगते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीमी धीमी वर्षा हो रही है तो उनके पत्तों के कोरों से बूंदें छलक करके और एक एक बूंद करके गिर रही है। और जो वर्षा का जल है, जब वो पत्तों से टकराता है और जमीन पर कहीं टकराता है, कहीं कहीं वो धार बन के गिर रहा है, तो उसका एक मिला जुला संगीत निर्मित हो रहा है। अक्सर बारिश में बड़ी सोंधी सी खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। वो खुशबू है पंछी सब सोए हुए हैं। बाहर नहीं निकले, इसलिए उनके कोई गीत भी सुनाई नहीं दे रहे। और एक बड़ी प्यारी सी मौसम है। न जहाँ गर्मी है न ठंड है। हम लोग साथ साथ चलते हुए बासीपन से मुक्त जीवन की कला सीख रहे हैं। हम आप यह जानते ही हैं कि सारी दुनिया में लंबे समय से ध्यान की कला सिखाई जाती रही, लेकिन हम लोग जो सीख रहे हैं उसमें एक बुनियादी फर्क है। वह हम सब लोग ध्यान में रख लें तो बड़ी बात गहरे तलों पर काम करती हुई दिखाई पड़ेगी। सारी दुनिया में ध्यान को लेके ऐसा कहा जाता है कि आप साक्षी होइए, आप दृष्टा होइए, आप यह विधि अपनाइए, वह विधि अपनाइए, वगैरह वगैरह। लाख चाह करके भी इस करने वाले का निषेध नहीं कर पाते, जिसके कारण गति तो बड़ी मालूम पड़ती है। अगर आप विपස්සना कर रहे हैं, सक्रिय ध्यान कर रहे हैं, कुंडलिनी, नाद ब्रह्म ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, तो कुछ घट रहा है, कुछ ध्यान हो रहा है, कोई गतिविधि हो रही है और उसके कुछ परिणाम भी आते हैं। आपका थोड़ा मन शांत होने लगता है, आपकी काम करने की गुणवत्ता बढ़ने लगती है। तो आपको
आपने इनपुट दिया तो आउटपुट आ गया, आपने कुछ निवेश किया तो उसका परिणाम आपके सामने ही आ गया। लेकिन हम जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें बुनियादी रूप से फर्क है। आप सारी दुनिया के ध्यान विधियों को अगर खंगालें तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा, सिवाय कुछ पुराने स्क्रिप्चर्स के। लेकिन उनको समझा ही नहीं गया, उनको कभी इस तरह से प्रयोग में नहीं लाया गया जो कि प्रचलन में हो, क्योंकि वह बात ही ऐसी है कि उसको जब तक बहुत ही कुशलता पूर्वक साझा न किया जाए तब तक पकड़ में नहीं आती। वह है प्रश्न उठाने की कला। हम सीधे ध्यान नहीं करते हैं, हम प्रश्न उठाते हैं, वह प्रश्न हमको ध्यान तक लेके चलता है, जिसमें करने वाले का निषेध है। हम सिर्फ प्रश्न उठाते हैं, सिर्फ क्वेरी करते हैं कि क्या है, और वह चीज उद्घाटित होकर के आती है। तो इसलिए सीधा हमारा कोई एक्ट नहीं, और जहां पर सीधा हमारा एक्ट नहीं है वहां पर हमारे प्रयास करने का और प्रयास के छूट जाने का कोई महत्व नहीं होता। हम अगर कोई दूसरा ध्यान करते हैं, प्रयास करते हैं, उससे जो हम परिणाम चाहते हैं वो परिणाम भी आते हैं, लेकिन हमारे प्रयास के छूटते ही वह भी सब छूट जाता है और हम जस का तस हो जाते हैं, या जितना हम प्रयास कर पाते हैं उतनी दूर तक जा पाते हैं। लेकिन यह जो हम प्रयोग कर रहे हैं इसमें हमारा रोल नहीं है, इसमें ध्यान की कला की भूमिका है। और ध्यान की कला इस भांति जगह लेती है कि उसमें हमारे प्रयास का कोई रोल नहीं है, अर्थात जब हम नहीं कर रहे हैं तब भी वह ध्यान घट रहा है। हमारे अचेतन तलों पर वह ध्यान की जो कला है वह वहां पर घटती जा रही है। और एक बात है कि जब हम करते हैं तो सिर्फ हम शामिल होते हैं, लेकिन जब हम ध्यान का प्रश्न उठाते हैं तो सारा अस्तित्व उसमें सहयोग करना शुरू कर देता है। जिस कृत्य पर हमारे हाथों की छाप नहीं होती है वह कृत्य फिर हमारा नहीं रह जाता, और उस कृत्य की फिर हमारी भूमिका भी नहीं रह जाती, उसमें उसका दारोमदार जो हमसे पार है वह लेने लगता है। तो यह जो हम प्रयोग कर रहे हैं इसमें ऐसे कुछ सुनिश्चित झट से परिणाम दिखाई पड़ने लगे यह जरूरी नहीं है। हो सकता है कि हमको कुछ पता भी न चले, लेकिन गहरे तलों पर क्रांति हो गई। गहरे तलों पर आप पाएंगे, आप पहले अपने जीवन को देखेंगे और अब के जीवन को देखेंगे, पाएंगे कि चुपचाप बिना पता चले भीतर बहुत सारी चीजें छूट गई, बहुत सारी चीजों पर से पकड़ छूट गई, बहुत सारी चीजों की दौड़ छूट गई, और यह चीज उत्तरोत्तर होती चली जाती है। आपको सौंदर्य बोध होने लगा, वह भी सौंदर्य बोध, विस्मय बोध होने लगा, वह भी किसी प्रसंगवश आपको ध्यान में आ गया आएगा, अरे अब तो मैं बिल्कुल अलग तरीके से चीजों को देख रहा हूं। अब मेरे संबंध में उसी व्यक्ति से कोई कटुता नहीं है, कोई खटास नहीं है। जिस व्यक्ति से रोज कहा सुनी हो जाती थी उससे लंबा समय बीतता चला जा रहा है और कोई कारण ही नहीं बन रहा है।
कोई अवसर ही नहीं बन रहा है कि उससे कहा सुनी। तो लक्षण में यह सब कुछ तो घटेगा जिसके लिए सारी दुनिया में खूब यत्न किया जाता रहता है, लेकिन यह लक्षण अभीष्ट नहीं, उद्देश्य यह लक्षण नहीं, यह तो होता ही है। यह तो यहाँ तो समरसता आ ही जाएगी, यहाँ तो संगीत हो ही जाएगा जीवन में। असल बात है वह जो बासीपन के पार है, जिसे बासी नहीं किया जा सकता है, जो बासी होता ही नहीं है, उसका अनावृत होना, उसका जीवन में उद्घाटित हो जाना, वह बात। कल हम लोग इस प्रश्न के साथ विदा लिए थे कि बाहर के जगत में वह देखना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। उसको थोड़ा हमने और स्पष्ट रूप से खंगाला था कि वह देखना जिसमें कोई भी शब्द नहीं है, कोई छवि नहीं है, वह देखना जैसे कि एक छोटे से बच्चे की आंखों से देखा जा रहा हो। बस अंतर है कि छोटा बच्चा होश में नहीं है, हम होश में है। छोटा बच्चा चाहे भी तो उसका नाम नहीं दे सकता। हमारे अंदर भरपूर क्षमता है नामकरण करने की, भरपूर क्षमता है पहचानने की, लेकिन हम इस प्रश्न के साथ उसका अवलोकन कर रहे हैं और उस प्रश्न के द्वारा ही जो हमारा पहचानने का, नामकरण का जगत है, सामर्थ्य है, उसको स्थगित करके जो है उसे देखा जा रहा है। यह अंतर है। तो हमने उस तरह से देखने के बाद अनिवार्य रूप से वहां पर जो जगह लेती है सौंदर्य बोध। बाहर के जगत में यदि देखने वाला नहीं है, अर्थात नामकरण नहीं है, कोई ख्याल नहीं है, धारणा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो भी कुछ है उसके प्रति एक कौतुक दृष्टि हो जाती है, विस्मय दृष्टि हो जाती है, सौंदर्य की दृष्टि हो जाती है, उसमें एक सौंदर्य भासित होने लगता है जो कि किसी भी कारण से नहीं पहचाना जा सकता। और भीतर बिना देखने वाले के देखना, बिना देखने वाले के भीतर देखने का प्रश्न जब हम उठाते हैं तो भीतर बाहर का जो साम्राज्य है वो तो विस्मय बोध में रूपांतरित होता चला जाता है, और भीतर का जो साम्राज्य है वह चूंकि अप्राकृतिक है, बाहर प्रकृति निर्मित है, बाहर जो प्रकृति है वह सृजित है, वह है, वह हमारे सोच विचार न करने से वो खत्म नहीं होती, या हमारे सोच विचार करने से स्थापित नहीं होती। लेकिन भीतर का जो साम्राज्य है वह बनावटी है, वह अप्राकृतिक है, कृत्रिम है। और कृत्रिम भी ऐसा कि जिसकी अंतर वस्तु तो बनावटी है ही, जिस सामग्री से भी निर्मित है वो बनावटी है। तो भीतर जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि बिना देखने वाले के देखना क्या है, तो भीतर जैसे बाहर सौंदर्य उद्घाटित हो जाता है जिसका कोई कारण नहीं, जिसमें कोई तर्क से हम कह नहीं सकते हैं कि सौंदर्य क्या है, वैसे ही भीतर वह आयाम, आयाम का मतलब ऐसा नहीं कि इस कमरे का एक आयाम है, दूसरे कमरे का दूसरा आयाम है, तो इस आयाम से निकले उस आयाम में चले गए, नहीं, ऐसा नहीं। आयाम का मतलब कि एक परिकल्पित है और दूसरा यथार्थ, दूसरा वास्तविक। जैसे स्वप्न, स्वप्न से उठते हैं तो हम क्या स्वप्न से निकल करके जागृति में आते हैं? नहीं, स्वप्न से जब जागृति में आते हैं स्वप्न समूल समाप्त हो जाता है।
स्वप्न कभी था ही नहीं, स्वप्न का जगत कभी था ही नहीं। ऐसे इस तरह इस संदर्भ में हम आयाम का इस्तेमाल करते हैं कि जब भीतर जो चल रहा स्वप्न है वह हमारे इस प्रश्न से कि वह अवलोकन क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं भीतर के जगत, वह समाप्त हो जाता है। और वहां पर ताजगी, ताजगी कैसी, थोड़ा हम इन चीजों को भी एक मोटा मोटा नजर डाल लें। ताजगी के लक्षण क्या है? ताजगी का लक्षण है जहां पर समय न हो। ताजगी का लक्षण है जहां पर खंड न हो। हम समय है ना भीतर, जब देखने वाला है भीतर तो वर्तमान का समय है। भीतर खंड है ना, देखने वाला है और कुछ है जो दिखाई पड़ रहा है, दोनों के बीच में विभाजन। यह सब बासीपन की प्रक्रिया है। जिसमें विभाजन है भीतर, उसमें बासीपन है, वह ताजा नहीं है। तो हमारा यह प्रश्न कि वह देखना क्या है जो बासीपन से मुक्त है, अर्थात देखने वाले से मुक्त है, उसने सारा विभाजन और विभाजनकर्ता के रूप में मुझे पोंछ करके जीवन पटल से अलग कर दिया। तो वहां पर बोध शून्य जीवन धारा बह रही है। बोध शून्य जीवन धारा जिसका पता नहीं चलेगा क्योंकि पता चलने वाला बह गया, लेकिन जीवन धारा निष्कलुष पावन रूप से वहां बह रही है। मजे की एक बात और भी हमारे सामने आती है कि यह जो निष्कलुष धारा का भीतर उद्घाटन हो रहा है, अनावरण हो रहा है, क्या यह हमारे इस जो भीतर चल रहे संसार से यह कलुषित हो रही थी? हमने क्या, जैसे एक कोई नदी बह रही है जिसमें कुछ गंदगी बही चली जा रही थी, उसको निकाल करके बाहर कर दिया, तो जो कलुषित थी वह नदी वह अब निष्कलुष हो गई है। क्या यह ऐसा है? नहीं, यह ऐसा नहीं है। सिर्फ वह जो कलुषित होने की जो घटना भीतर घट रही थी उससे वह ढकी हुई थी, उसे कलुषित नहीं किया जा सकता है। जो यथार्थ जीवन है उसे कलुषित करने का कोई उपाय नहीं। बस यह जो कलुषित होने का जो स्वप्न होने जैसा ऊपर भास रहा था, उसी को इस प्रश्न ने भंग कर दिया, उसी स्वप्न को इस प्रश्न ने भंग कर दिया। और वहां पर वह सदा ही विद्यमान है, या कहे कालातीत रूप से वह धारा बह ही रही, जिस धारा से हम आप और यह सारा अस्तित्व उपजता है और उसी में विलीन हो जाता है, उपजता है, उसी पर भासता है और उसी में विलीन हो जाता है, पर वह अलिप्त निर्लिप्त वहां पर विद्यमान रहती रह रह रही है, विद्यमान है। तो एक अर्थों में जो हम प्रश्न उठा रहे हैं वह हमारे पूरे जीवन पर क्रांति के लिए है, लेकिन दूसरे अर्थ में हमें कुछ हाथ नहीं आएगा, हमारा कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, हमारे अंदर कोई सामर्थ्य, कोई शक्ति, कोई आनंद का स्रोत ऐसा नहीं उद्घाटित होने वाला है। हम मिट गए वहां पर से, और कुछ है जो बहना, कुछ है जिसने हमारी जगह ले ली, जहां पर हम थे वहां पर वह विद्यमान हो गया। कल हम लोग इस प्रश्न के साथ गए थे, उसको फिर से हमने मांझ लिया। हम सब लोग जो उस प्रश्न के साथ रहे हैं उस पर जो भी अवलोकन प्रकाश में आया है उसको क्रम से यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं।
नमस्कार सर। नमस्ते अनिल। सर सुबह तो आज यहाँ की भी बहुत खूबसूरत है, बहुत रात भर बारिश हुई है, अभी बंद हुई है तो मौसम ठंडा करके छोड़ गई है और बादल छाए हुए हैं। अच्छा मौसम है सर, बहुत ठंडक है, मतलब पिछले 2-3 दिनों की तुलना में तो अच्छा है। चिड़ियों की आवाज आ रही है, चिड़िया चहचहा रही है। एक पास में शायद कोई गाय है जिसमें बर्तन में वो खाना खा रही है, उससे लगातार बजा रही है, एक उसकी आवाज आ रही है। और अगर गंध की बात की जाए तो ऐसा कुछ स्पेशल गंध या दुर्गंध नहीं आ रही है, पर हाँ एक उसमें आज थोड़ी फ्रेशनेस सी है बारिश की वजह से। अब सर मैं अगर आपको अपना अवलोकन आज बताऊंगा तो वो थोड़ा अब तो पुराना हो गया, क्योंकि कल जब मैं यहाँ से सेशन से उठ के गया था तब जो कुछ हो रहा था, अब मैं खाली उसको रिपीट करूंगा कि क्या हो रहा था, क्योंकि ज्यादा समय फिर रहता नहीं है कि आप जग कर कुछ कर रहे हो। पर इतना टाइम काफी होता है कि मैं यहाँ से उठ के जाता हूँ, खाना खाता हूँ, और जो 1-1.5-2 घंटा बचता है वही। ऐसा होता था सर कि जो लोग मतलब मेरे को करीब से जानते हैं वो लोग अक्सर मेरे को कहा करते थे कि आप प्रखर बुद्धि के धनी हो, मुझसे कहा करते थे। मैं सोचा करता था कि यार ऐसा मेरे पास, मतलब ऐसा मैंने क्या किया हुआ है, कहाँ तीर मारा हुआ है कि मैं प्रखर बुद्धि का धनी इनको लगता हूँ। काटता नहीं था उनकी बात को, लेकिन मेरे अंदर ये हमेशा विचार चला करता था कि मैं कहाँ से इनको ऐसा लगता हूँ। मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ था कि मेरे पास कोई एक कुशाग्र बुद्धि है या ऐसा कुछ। धीरे धीरे ऐसा होता चला गया सर, और खासकर तो यहाँ इस ग्रुप से जुड़ने के बाद ये मेरे को वास्तव में तर्क करना धीरे धीरे आ गया। और गजब का मजा है तर्क करने में। जिस तरीके से आप अपनी बात को सिद्ध करके रखते हो ना, उससे बेहतर मजा कुछ हो नहीं सकता वैसा। लेकिन जब कल थे हम लोग यहाँ सेशन में और जब चीजें सामने आ रही थी तो पता चल रहा था कि तर्क से बदसूरत चीज कुछ होती नहीं है। और ये कहने का कॉन्फिडेंस भी मेरे को वहीं से आ रहा है कि मैं ये चीज कह पा रहा हूँ। अदरवाइज तो ये कहने से पहले मेरी आत्मा कांप जाए कि मैं तर्क को बदसूरत कह रहा हूँ। जहाँ तर्क होता है वहां कुछ गर्मी सी होती है, कठोरताएं होती है, कुछ उसमें सौम्यता नहीं होती है। पर जिस विस्मय की बात, जो विस्मय कल हम देख रहे थे, जो हमारे जानने में आ रहा था, वो चीज बहुत सुंदर होती है। और ये चीज बड़ी खुशनसीबी है कि मेरे को कभी समझ में नहीं आई। इस चीज के साथ मैं बहुत समय से रहता आया हूँ। मेरे को अच्छे से याद है कि जब पहली बार मैंने समंदर देखा था तो उस समय जो, अगर मेरे को ये पता ना होता कि ये समंदर ये है, देखा पहली बार था पर मुझे ये पता था कि इसको समंदर कहते हैं, अगर ये ना पता होता तो शायद मैं पगला गया होता। इस कदर वो मैं उसको देख रहा था। और फिर जब मैं वापस अपनी मेमोरी में गया, मैं देख रहा हूँ कि कितनी ही चीजें थी जिनको मैं ऐसे देखता आया था। ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो खूब जगह खाली होती है, खेत होते हैं, खलिहान होते हैं। जब ऐसा होता है ना कि हमने अब जब बारिश को देखते हैं तो घर देखते हैं, पूरा एक मोहल्ला है, वहां बारिश गिर रही है तो शायद ठीक से दिखती भी नहीं है वो। लेकिन जब एक खुले खेतों में, खलिहानों में जब बारिश गिरती है तो एकदम अवाक होके देखा हुआ है उसे, एक शब्द नहीं। उसका देखने का जो आनंद था वो बहुत प्यारा हुआ था। सिर्फ इनमें नहीं, ये फिर भी प्राकृतिक चीजें हो गई, समुन्द्र हो गया, बारिश हो गया, खेत वगैरह की बात कर रहा हूँ। मैन मेड चीजों में भी हमारे यहाँ पवन चक्कियां लगी हुई हैं बड़ी बड़ी। जब उनको करीब से पहली बार देखते हैं
तो आप अवाक ही रह जाते हैं। पवन चक्कियां हैं, बिजली घर अगर देख लो, पहली बार इतना बड़ा संयंत्र वहां लगे रहते हैं, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर वहां लगे रहते हैं, आप वहां खड़े हो और आपके पास कोई शब्द नहीं है, और आप बस उस ये इतने सारे अनुभव मेरे साथ थे, लेकिन मेरा कभी ध्यान नहीं गया इस चीज पे कि ऐसा भी हुआ है। और अब तो देखने में ऐसा आता है कि जैसे मैं ये हाथ अपना देख रहा हूं, तो इस हाथ की बनावट को देखने में भी आप विस्मय में चले जाओगे, जबकि ये रोज देखा जा रहा है, रोज इससे काम लिया जा रहा है। लेकिन अगर इसे मैं थोड़ी देर रुक के भी देख लूं, तो एक विस्मय पैदा हो ही जाता है। तो अवलोकन के नाम पे तो सर आज मेरे पास ये बस कुछ मेमोरीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। करते हैं सर शाम को बात इस बारे में, और क्या क्या आता है। जी सर, थैंक यू। थैंक यू अनिल। जी सर। जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। मैं भी यहाँ खिड़की पे आ गई हूँ। तो मैं पहले मतलब मेरी आदत ही है कि रोज मैं बाहर आंगन में जाती हूँ, फूलों को देखती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा महसूस किया कि पहले मेरा ध्यान देखने में ज्यादा हुआ करता था, और ये जो झिंगुर इतनी जोर जोर से रोज बोलता रहता है, इसे मैं पहले उतने क्लियरली नहीं सुनती थी। मैं देखने में मेरा सारा ध्यान रहता था, लेकिन अब मुझे उसकी जो सुनने वाला है वो मुझे अब बहुत क्लियरली सुनाई देने लग गया है, जिसे मैं पहले मिस करती थी, मैं देखने में ज्यादा रहती थी। तो ये मुझे आज मुझे ये जो है अंतर दिखाई दिया है कि कुछ जो है शायद मैं देखने में ही रहती थी, मैं सुनने में ध्यान नहीं देती थी। और वो इतनी जोर-जोर से बोल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे मैं ऐसे कैसे करती थी कि ये इतनी ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा है और मैं जो है इसको और रोज़ ही बोलता रहता है, ध्यान नहीं करती थी। अ, धूप तो निकली हुई है, लेकिन हवा में ठंडक है, बहुत ही जिसको प्लीज़ेंट कहते हैं, वैसी एक हल्की-सी हवा चल रही है। बाहर मुझे चाँदनी का पेड़ दिख रहा है, उसमें फूल उगे हुए हैं सफ़ेद-सफ़ेद, वो दिखाई दे रहे हैं। कल सुबह का एक इंसिडेंट है, जब मैं सेशन चल ही रहा था, मैं रास्ते में थी हॉस्टल के, तो कुछ ऐसे इंटरैक्शन हुआ वहाँ। तो मैंने अभी जब आप बोल रहे थे, मैंने तब महसूस किया कि पहले जैसे अगर हम बाहर से कुछ नहीं हो रहा है तो हम अपने एक उसमें प्रवाह में चलते रहते थे, लेकिन बाहर से जैसे कुछ होता था तो हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते थे। लेकिन कल मैंने देखा कि वो एक मतलब उससे कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। जो बाहर की चीज हुई, जो बाहर का इन्वॉल्वमेंट हुआ, उससे वो जो प्रवाह एक चल रहा था, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। वो बस हुआ, उसके लिए जो इंटरेक्शन होना था वो हुआ, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। तो इस चीज को मैंने अभी मतलब महसूस मैंने अभी किया इसको। बाहर का जी क्या इंसिडेंट था? एक्चुअली सीएम आने वाले थे इंटरनेशनल योगा डे के प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ उन्होंने किसी भी गाड़ियों की आवाजाही को बंद कर रखा था। तो मेरी गाड़ी जब गई तो उन्होंने, पुलिस वालों ने उसे भी रोका। तो वहाँ ड्राइवर गया, पहले मैंने कहा आप करो, बात करके आओ, तो उसने कहा कि आप जाइए, वो
बड़े ऑफिशियल्स हैं, उनसे बात करनी पड़ेगी, नहीं तो किसी को भी जाने नहीं दे रहे हैं। तो मैंने अपना आई कार्ड निकाला और वहाँ गई, उनसे बात करी। अगर पहले की बात होती तो मेरा जो प्रवाह है वो ज़रूर टूट जाता। वो मैं उसमें इन्वॉल्व हो जाती कि अरे मैं इस रास्ते नहीं जा पाऊँगी, तो फिर मुझे इतना घूम के वापस जाना पड़ेगा, वहाँ जैम है, मैं फँस जाऊँगी, हॉस्पिटल नहीं पहुँच पाऊँगी टाइम से। तो लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। मेरा उस वो जो कुछ चल रहा था उसमें मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट ही नहीं हुआ। मैं गई, मैंने उनको अपना आई कार्ड दिखाया और उनको अपना एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा ठीक है आप यहाँ से चले जाइए, मैं आ गई। तो ये बात मैंने पहले नहीं महसूस करी थी, लेकिन अभी आप जब कह रहे थे मैंने तब महसूस किया कि अरे कल ऐसा हुआ था और वो जो चल रहा था एक अवलोकन का जो प्रवाह चल रहा था वो इंटरप्ट नहीं हुआ बीच में, उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ मेरा। और जो बाहर का सौंदर्य एक कुछ नेपाली लोग आ गए हैं हमारे हॉस्पिटल के पास में, तो उनके बच्चे अक्सर जो हैं वो आया करते हैं। तो जिस दिन वो बच्चे आए तो उनमें से एक बच्ची है 9-10 साल की है। तो बच्चे तो सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन उस में कुछ एक अलग सौंदर्य जो है वो मुझे पहले ही दिन जो है वो उसको देखते ही मुझे जो है अ, उसकी आँखों में, उसके चेहरे के हाव-भाव में, तो मुझे उसको देखते ही उसमें जो है वो एक अलग-सा कुछ सौंदर्य दिखाई दिया। कल भी और वो कई बार आते ही रहते हैं, तो कल भी जब वो आई तो तब भी मैंने उसको देखा तो मुझे नहीं मालूम कि वो क्या बात है, पर ऐसा ऐसा है जो ऐसा मतलब मुझे लगा, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि दिखाई दिया मुझे। और विस्मय भी होता है वो देख के, मतलब जैसे वो दूसरे बच्चे हैं, उनकी आँखों में और उस बच्चे की आँखों में एक स्पष्ट फ़र्क है जो मुझे दिखाई देता है। एक एक अलग सौंदर्य है जो जो मुझे महसूस होता है। भीतर में चाहे बाहर का कहें, चाहे भीतर का, एक जो एक स्टिलनेस है, एक ऐसी चीज़ है जो जहाँ मतलब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वैसा जो है वो अपने व्यवहार में भी और एक्सपीरियंस में भी वो चीज़ समझ पड़ती है। और भीतर कल मैं रात में काफ़ी देर तक जगी रही, तो अ, जो कल दिन में कुछ ऐसे उथल-पुथल हुई थी, तो भीतर जाके वो सब कुछ जो है वो ड्रॉप हो जाता है, उसके साथ में वो छूट जाता है, वो ड्रॉप हो जाता है और वही जो स्टिलनेस है वो उसे रिप्लेस कर देती है। विस्मय उसमें यही होता है कि ऐसा समझ नहीं पड़ता है कि सारा दिन आपने किसी बात को लेके आप ऐसे थे कि आप जो है वो कुछ दूसरी चीज़ नहीं सोच पा रहे थे, और देखो वो एकदम से जो है वो गया वो। अब तो ये विस्मय होता है कि दोनों ही चीज़ें जो हैं वो एग्ज़िस्ट करती हैं।
तो उसका बार बार शायद 1:30 पौने 2 हो रहे होंगे, तो ऐसे मुझे भीतर ऐसे देख के ऐसे थोड़े आंसू जैसे आने भी हुए। तो फिर कभी तो ऐसा होता है कि जो स्टिलनेस है वो चलती रहती है, कुछ भी होता रहे बाहर से। पहले जैसे कोई म्यूजिक चलता कुछ तो उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता था, तो लेकिन कल जैसे ड्राइवर ने म्यूजिक चलाया तो उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। पहले जैसे हम उसके शब्दों में, उसके इमोशंस में इन्वॉल्व हो जाते थे। तो ऐसा कुछ है जो डिफरेंस है। अंजना जी, जो यह अंतस की यात्रा है, इसमें कुछ पड़ाव हैं और कुछ तल हैं। प्रायः जो अंतस के जगत में जाते हैं, वे लोग कुछ न कुछ खोजने के लिए जाते हैं, वह जो कि वो अपनी ही धारणाओं, मान्यताओं से तय किए हुए होते हैं और वे चीजें उन्हें मिल जाती हैं। जैसे किसी ने यदि दुख से मुक्त होने की कला खोजने के लिए अपने जीवन को अर्पित किया, तो देर सवेर उसे दुख से मुक्त होने की कला हाथ में लग जाएगी। मेरी दृष्टि में यही जो सनातन धर्म की शिक्षाएं हैं, वे अनूठी हो जाती हैं, उनका कोई जोड़ नहीं हो। जो वेदांत की शिक्षाएं हैं, यहीं पे फिर अतुल्य हो जाती हैं कि दुख से मुक्त यदि आप होना चाहते हैं, आप दुख से मुक्त हो जाएंगे। आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, आपको परमात्मा मिल जाएगा। जो आपने अपने अंदर धारणा बनाई है, उस रूप में आप पा सकते हैं। आप शांति की खोज में जाना चाहते हैं, शांति मिल जाएगी। लेकिन यह सारी चीजें होते हुए भी कुछ है जो चूक जाता है, और वही जो कुछ है जो चूक जाता है, वही बुनियादी चूक है। वो बुनियादी रूप से कुछ है जो फिसल जाता है हाथ में। तो इसलिए जो सत्य की खोज में जाते हैं, सत्य की खोज में, कि इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने सत्य की कोई धारणा बना ली है, उसकी खोज में जा रहे हैं, नहीं। सत्य की खोज से यह आशय है कि जो जीवन का सत्य है, इस अस्तित्व का सत्य है, उसके सत्यापन में जाते हैं। उन्हीं की यात्रा जो है, उन्हीं का जो अन्वेषण है, वो जिनविन है। और मजे की बात है कि इधर जो लोग खोजते हैं, वे पा भी सकते हैं, नहीं भी पा सकते हैं। तो शांति की खोज में जा रहा है, दुख से मुक्त होने की खोज में जा रहा है, वह उसे पा भी सकता है, नहीं भी पा सकता है। लेकिन जो सत्य की खोज में जाता है, उसे अनिवार्य रूप से ये सारी चीजें मिलती हैं। अनिवार्य रूप से उसके जीवन से दुख का अंत होना शुरू हो जाता है। अनिवार्य रूप से उसके जीवन से अशांति चली जाती है। अनिवार्य रूप से उसके अंदर जो विचारों का कोलाहल है, वो स्थिर होने लगता है। अनिवार्य रूप से उसके अंदर एक संगीत पैदा होने लगता है। यह सब सहज ही होने लगता है, लेकिन उसकी इस तरफ दृष्टि नहीं होती है।
उसकी दृष्टि उस पर होती है जो कालातीत है, जो समय के परे है। उसकी दृष्टि जो अनादि है, जो अनंत है, जो सत्य है, जिस पर यह सब कुछ आता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। तो हम लोग जब यह सवाल उठाते हैं कि सच क्या है, तो वह उद्घाटित होता है। उसके उद्घाटित होने में यह सारी चीजें अपने से ठीक हो जाती हैं। तो जब हम यह सवाल उठाते हैं कि वह दर्शन क्या है, भीतर का, बाहर का, जो मैं नहीं कर रहा, जो मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, इसमें आप खुद सोचें कि भला अगर मैं यहां पर जो भी कुछ है उसे देखने में समर्थ हो गया, सक्षम हो गया, क्या परिवर्तन हुआ? थोड़ा अनुशासन आ गया, थोड़ा सा चीजें ठीक हो गई, बस यही हुआ। अगर मैं मौजूद हूं और जो भी कुछ है उसे देख रहा हूं, मैं अगर मौजूद हूं और जो भी कुछ है उसे भली भांति देख करके चल रहा हूं, टक्कर नहीं लगेगी। मैं अनावश्यक किसी चीज से भिड़ूंगा नहीं। पत्थर अगर सामने पड़ा है तो बच के निकल जाऊंगा, कोई गाड़ी आ रही है तो उससे बच के निकल जाऊंगा, किसी रास्ते पे दूर तक कीचड़ है तो दूसरा रास्ता पकड़ लूंगा, लेकिन मुझे सौंदर्य बोध नहीं होगा। बाहर चीजें ठीक हो जाएंगी, पर वह जो सौंदर्य बोध है, वो जो विस्मय बोध है बाहर के जगत में, जो कौतुक दृष्टि है, जो दृष्टि उत्सवपूर्ण है, उसका कभी भी पता नहीं चलेगा यदि मैं देखने में बना हुआ। वैसे ही भीतर यदि मैं लगातार सांस को साधता रहा, विचार को देखता रहा और मैं बना हुआ, विचार स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, पर मैं करूंगा क्या? कौन सा जीवन मैं जीऊंगा? मेरे पास जीने के लिए क्या मानदंड है? क्या करने वाला हूं? मुझे अगर छोड़ दिया जाए जैसा मैं हूं, मैं क्या करने वाला हूं अगर मुझे कोई समस्या नहीं है? तो इस दुनिया में मेरा मन शांत है, चित्त एकदम शांत है, कोई समस्या बाहर की नहीं है, धन दौलत पर्याप्त है, क्या करूंगा मैं कुछ भी सृजन कर सकता हूं, एक फूल की पंखुड़ी भी मैं उगा सकता हूं। मैं एक चिड़िया के एक छोटे से गीत को भी मैं जन्म दे सकता हूं? नहीं कर सकता। घास का एक तिनका भी मैं नहीं उगा सकता। हाँ, मैं अगर नहीं हूं, मैंने अगर आपने यह प्रश्न दिया मुझे, वह इस तरह से देखो कि जिसमें देखने वाला नहीं। ऐसी स्थिति में यह तो सब कुछ यह ठीक हो ही गया, स्टिलनेस आ गई, शांति आ गई जीवन में जो भीतर कोलाहल चलता था वह शांत हो गया, लेकिन मैं जहां पर बना हुआ था वहां पर वह जो इस पूरे अस्तित्व का सृजन है वहां पर गति करने लगा। जीवन ही सृजन हो गया। बाहर जीवन कौतुक है, जो भी चीज विस्मय से देखी जा रही है, विस्मय, वहां विस्मय बोध है, और भीतर सृजन बोध है। भीतर सब कुछ सृजनात्मक है। बाहर जो सृजन हो रहा है उसमें विस्मय बोध है, और भीतर जो है वह सब कुछ सृजनपूर्ण है। भले ही मैं कुछ भी निर्माण नहीं कर रहा हूं, लेकिन भीतर जीवन ही सृजनात्मक हो गया। यह दुनिया के किसी भी ध्यान विधि से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें सत्य का अन्वेषण हो रहा है। मुझे कोई उपलब्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे
श्रेष्ठतम उपलब्धि मिलेगी। इस प्रश्न की कला से। धन्यवाद। भावना। जी भैया प्रणाम। प्रणाम। यहाँ पर कल रात को बहुत बारिश हुई तो वातावरण एकदम ठंडा हो गया है। जहाँ पर मैं बैठी हूँ वो बैठक भी एकदम ठंडी है और यहाँ से दिख रहा है कि सामने मेरे एक पौधा है तो उसके फूल इतने लदे हुए हैं उसके ऊपर कि वो पूरा झुक गया है। वैसे उसकी डाली तो इतनी मजबूत नहीं है लेकिन उसके फूल पत्तियां वो बहुत ज्यादा है। पूरी तरह से ऐसे मुड़ गया है। बारिश का पानी आया उसकी वजह से भी शायद हो सकता है क्योंकि फूलों के ऊपर मुझे पानी की बूंदे दिख रही है। यहाँ पे पौधे हैं तो पौधे के ऊपर भी पत्तियों पे भी बारिश की बूंदे दिख रही है और फ्लावर्स है उनकी डालियों पे जैसे बूंदे दिख रही है वो एकदम शाइन कर रही है जैसे कि कोई डायमंड लगा लिया हो। और दूसरे भी पौधे हैं यहाँ पर जो 2 कलर्स में है। एक डार्क ग्रीन में है और एक लाइट ग्रीन में है। देख के बहुत अच्छा लग रहा है। आसमान भी एकदम साफ है। भीनी भीनी खुशबू आ रही है। ऐसे पंछियों की आवाज आ रही है लगातार। और पता नहीं ऐसे कोई देखती हूँ ना जैसे कि कोई आसमान में उड़ रहा है तो बिना स्मृति नाम के उसको देखती हूँ तो अच्छा लगता है। ऐसे मतलब पता नहीं उसको सुंदर बोलते हैं या नहीं लेकिन ऐसा देख के बहुत अच्छा लगता है। और फिर जैसे कि हार्ट में जैसे ये वाला हार्ट नहीं मतलब कि पता नहीं हार्ट है कि क्या है। ऐसे दोनों चेस्ट के बीच में पीछे जो है ना पॉइंट है पता नहीं वहां पे ऐसे ठंडक सी महसूस होती है। कुछ भी जैसे कि सुनती हूँ और सुनने में कोई आवाज अच्छी लगती है तो वहां पे ठंडक सी लगती है। और कोई भी देखती हूँ और देख के बहुत ही जैसे अच्छा लग रहा है सुंदर सुंदर सा लग रहा है तो वहां पे जैसे कि एकदम ठंडक सी लगती है। और ठंडक बॉडी में नहीं मुझे वहां पे फील हो रही है ठंडक पता नहीं। और इस प्रश्न के साथ में थी रात को। फिर रात को मम्मी से बात हो रही थी तो मम्मी बोल रही थी कि अभी लाइट बंद मत करना तू उधर जाए तो। और मुझे बहुत मतलब कि डर लग रहा है ऐसे बोली। तो मैंने बोला किस बात का डर लग रहा है तो वो उसी बात को बोल रही थी जो पहले एक इल्यूजन उसको ऊपर दिखता था। मैंने आपको कहा भी था भैया। तो उस बात से तो मैंने बोला कि डर मत। मैंने ऐसे बोला क्योंकि ये हमारे विचार है। मैंने बोला मुझे भी पता नहीं 2 दिन से बहुत मैंने उसको बोला मुझे भी 2 दिन से डर लग रहा है। पता नहीं किसी की औरत की जैसे कि रोने की आवाज आ रही हो ऐसे सुनाई दे रही है। तो मम्मी बोली मैंने तुझे बोला नहीं मुझे भी आवाज सुनाई दे रही थी ऐसे बोल रही थी वो। और यहाँ पे 2 दिन से हमारे घर के उधर ही अंदर की तरफ 2 दिन से कोई है ना आके ओढ़ के बैठ रहा है तो तू डर जाएगी। तो मैंने तुझे बोला नहीं उसने ऐसे बोला। तो मैंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है ये सब थॉट्स है। जबकि डर तो मुझे भी 2-3 दिन से लग रहा है लेकिन मैंने मम्मी के सामने ऐसे बोला कि ये सब विचार है जो हमें दिखते रहते हैं ऐसे मैंने बोला। फिर मैंने मम्मी के सामने डर मुझे लग रहा था लेकिन मैंने मम्मी के सामने डर दिखाया नहीं। मैंने थोड़ी देर के लिए लाइट ऑन ही रखी क्योंकि मुझे 4-5 दिन पहले से ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरे खाट के पास से है ना कोई ऐसे कोई परछाई जा रही हो ऐसे लग रहा था। तो वो तभी से मेरे अंदर डर पैदा हो गया था। तो फिर लाइट मैंने बोला चालू ही रखते हैं। फिर बाद में लाइट चली गई बारिश बहुत हो रही थी तो फिर मैं तो
इस प्रश्न के साथ में थी, फिर मेरे अंदर वो डर नहीं था। फिर पता नहीं रात को एक सुबह-सुबह उठते-उठते एक सपना आया, तो वहाँ पे कोई प्रश्न नहीं था, क्योंकि वो सपना मुझे सच लग रहा था, क्योंकि जैसे अभी तो यहाँ पे कोई भी ऐसे स्मृति आती है तो वो पता चलती है कि ये तो स्मृति है, और स्मृति से देखना हो रहा है, वो हो रहा है। वहाँ पे वो सब नहीं था उस सपने के अंदर। वहाँ पे मैंने देखा कि स्वप्न पता नहीं बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। आप बोले तो बताओ। नहीं, आवश्यकता नहीं। अच्छा, हाँ, पर है ना वहाँ पे थोड़ा-सा ऐसा वहाँ पे भी फ़ियर लग रहा था मुझे उस स्वप्न के अंदर भी। बस यही दिख रहा था, और सुबह फिर उठते ही ये प्रश्न था मेरे साथ में, और फिर मुझे अटेंड करना था आपको, तो फिर बस वही बात थी, और कोई नहीं था माइंड के अंदर किसी तरह का कुछ भी। धन्यवाद भावना। अब यह विषय सामने आया है तो थोड़ा इस पर संवाद हम कर लेते हैं, क्योंकि तुम उस चीज से भी गुजर रही हो। अगर मैं ही झूठ हूं, जो कि हम लोग सत्यापन कर रहे हैं तो पा रहे हैं कि ये जो मैं का भाव है यही झूठ है, तो मुझे जितने भी भ्रम या सच दिखाई पड़ रहे हैं व्यक्ति के रूप में, उनका क्या हुआ? क्या वे सच है? नहीं। चाहे वह भूत हो, प्रेत हो, चाहे वो जीवित व्यक्ति हो, चाहे वो पास्ट में रहे हों, अभी हों, या भविष्य में जिनकी हम कामना करते हैं वे सारे व्यक्ति कब अस्तित्वमान होते हैं? जब मैं होता हूं। मैं हूं अलग थलग व्यक्तित्व के रूप में, तो वो सारे व्यक्तित्व अलग थलग नजर आएंगे। घर में, बाहर, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से। हमारे भीतर बहुत सारे भूत प्रेत चलते हैं। वो जो हमारे अंदर बहुत सारे व्यक्ति चल रहे हैं वो प्रेत हैं, वो भूत हैं। भीतर चलते हैं ना, कोई 10 साल पहले, 20 साल पहले, 10 सेकंड पहले जो भीतर चल रहा है वो भूत है, जिसकी हम भविष्य में कामना कर रहे हैं वो अभी प्रेत है। तो बाहर भूत प्रेत तब तक रहेंगे, बाहर ये सारी चीजें तब तक नजर आती रहेंगी जब तक भीतर ये प्रेत बैठा हुआ है। क्या मैं जो है ये खुद ही प्रेत है? वो जो भूत प्रेतों वाली दुनिया है वो कहीं बाहर थोड़ी है, हम सब भूत प्रेत ही हैं। यथार्थ जीवन इसमें क्या है? जीवन भर हम इस प्रेत के, मैं के एहसास के आगे जीवन जीते चले जाते हैं, इसको सत्यापित नहीं करते हैं। ये प्रेत का ही तो जीवन हुआ। इस प्रेत के सापेक्ष दूसरे प्रेत हैं, फिर उनसे संबंध है, उसमें रस्ता कसी है, और उसमें 10 प्रेत और आगे नजर आ गए, दिखाई देंगे कि कहीं कोई ओढ़ करके बैठा है, कहीं किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है, सब है। मैं उनको बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह प्रेत है। भीतर यह चुड़ैल बैठी है, भीतर यह भूत बैठा है। यह जब तक बैठा है सारे भूत प्रेत होंगे, और यहां पर अगर प्रेत का अंत होता है, यहां पर यह जो मैं है इसका अंत होता है, बाहर कहीं प्रेत नहीं दिखेगा। जैसी दृष्टि वैसा ही दिखता है। और इतना ही नहीं,
जैसे सामने वाले को देख करके वैर हो जाता है, मित्रता हो जाती है, फिर वैर टूट जाता है, फिर मित्रता टूट जाती है, वैसे ही जबकि वहां पर सिर्फ शरीर है, वहां पर प्रकृति की, ये शरीर प्रकृति की संपत्ति है। जैसे ये वृक्ष जो है वो प्रकृति की संपत्ति है, पर भीतर भीतर हमारे न जाने कितना चलता रहता है ना हमारे संबंधों में, ये सब कुछ चलता रहेगा। और उतना ही क्यों, जो व्यक्ति सामने नहीं है उसके बारे में भी तो चल रहा है ना हमारे अंदर। तो हमारे अंदर जो चल रहा है, जो व्यक्ति सामने नहीं है, वही चीज कहीं बिना किसी के सामने हुए भी दिखाई पड़ना शुरू हो गया। आंखों में लगातार फिल्में चलेंगी तो बाहर वैसी चीजें दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी, उसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं। तो मैं काल्पनिक प्रेतों में नहीं, अभी जो जीवन है उसी में क्या सच्चाई है, उसी पर ही हम थोड़ा सा परीक्षण कर लें, जांच लें कि क्या हम वास्तव में जीवित हैं या हम स्वयं ही प्रेत हैं। और अगर हम स्वयं प्रेत हैं तो इस प्रेत बाधा का उपाय करिए, इस प्रेत बाधा का अनावरण करिए। इतना पता चलना शुरू हो गया कि यहाँ पर मैं प्रेत हूं, इसका मतलब है कि कोई दूसरा रास्ता खुलना शुरू हो गया। फिर इसके बाद बड़ी मौज से सवाल उठाइए, यहां प्रेत नहीं रहेगा, दुनिया में कोई प्रेत नहीं। यहां प्रेत बैठा है, दुनिया में कुछ जीवित प्रेत हैं, शरीरधारी प्रेत हैं, कुछ अशरीरी प्रेत हैं, ऐसा चलेगा। जय अमर। प्रणाम सभी को। मुझे तो प्रश्न जब कल शाम के प्रश्न देखे मैंने तो लगा सुबह के प्रश्न और शाम के प्रश्नों में कोई फर्क नहीं है, वो एक ही चीज जो है वही प्रश्न है। तो क्योंकि कल शाम को मैं नहीं अटेंड कर पाई थी कार्यशाला, कनेक्टिविटी नहीं थी इस वजह से, तो जैसे बाहर अगर हम देखते हैं तो जैसे प्रकृति एक दिखती है, फिर वस्तुएं दिखती हैं और व्यक्ति भी दिखते हैं। तो जहां तक प्रकृति का है तो प्रकृति में तो विस्मय होता है। जैसे वो पेड़ को मैं पेड़ बोल के कभी दिखा नहीं मुझे। हाँ, कोई विशेष चर्चा हुई या कुछ हुई तब वो बात अलग है, वरना जो है मुझे हमेशा प्रकृति को देख के विस्मय ही हुआ। वो हर एक उसकी जो रचना है वो कैसे होती है, और हर बार बाहर देखती हूँ तो एक विस्मय वाला ही बोध होता है प्रकृति को देख के। तो वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ व्यक्ति हैं वहां जो है वो मैं और मैं के कल्पित सारे विचार जो हैं वो सारे साथ में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी भी व्यक्ति, हाँ पहली बार अगर किसी से मिल रही हूँ तो बात अलग है, वरना उस जो बासीपन है पहले उनके साथ जो भी मिलने पर जो भी बातचीत हुई है या उनके साथ जो भी घटना घटी है, या वो उसका कहीं ना कहीं वो रहता है असर। और किससे कितनी देर बात करनी है, कितना उसको इम्पोर्टेंस देना है, ये सारी चीज तो कंटिन्यूअसली रहती है। और ऐसे ही जो घटनाएं होती हैं उसमें भी जो है कहीं ना कहीं पहली बार अगर कुछ हो रहा है तो छोड़ दें, वरना जो है वो पुराना जो अनुभव है वो सामने सक्रिय हो ही जाता है। और हाँ जी
इसमें माँ कल भोर में जो हमारा प्रश्न था वह था कि दर्पण की तरह जो है उसे देखना, कि हम सिर्फ दर्पण की तरह जो है उसे देख रहे हैं, दर्पण नामकरण नहीं करता है। लेकिन साम वाले प्रश्न में कि यदि दर्पण देखता है तो जस का तस दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जीवित दर्पण है, हम जीवित जीवन धारा है। हम यदि किसी चीज को यथावत देखते हैं तो वहां सौंदर्य बोध उद्घाटित हो जाता है। जैसे प्रकृति को हमने देखा तो वहां पे सौंदर्य बोध उद्घाटित होना शुरू हो गया। हाँ? अब वही दर्शन यथावत ऐसे देखना कि कोई भी हमारा उस पर आक्षेप नहीं है, कोई आग्रह नहीं है। भीतर आकर के व्यक्तियों को ऐसे देखना, तो अगर हम व्यक्तियों को देख करके हमारा पुराना पीछे से आ जाता है तो इसका मतलब हमारे अंदर से वह जो बाहर सौंदर्य दृष्टि है, भीतर वही दृष्टि प्रेम दृष्टि है, वह प्रेम दृष्टि छिटक गई। नहीं है, नहीं है। वही चूक होती कि जैसे ही भीतर देखने वाला पैदा हुआ वैसे ही हमारा जो नैसर्गिक जो अस्तित्व में प्रेम विद्यमान है, जैसे अस्तित्व में सौंदर्य बोध विद्यमान है, अस्तित्व में विस्मय बोध ही विद्यमान है। जैसे छोटे बच्चे को विस्मय बोध सहज होता है, हम उसमें विस्मय बोध नहीं डालते हैं, उसमें वह किसी भी चीज को देखता है बड़े अचरज से देखता है, बड़े आश्चर्य से देखता है। फर्क क्या है कि छोटा बच्चा जब देखता है तो वो उसको जानना चाहता है, उसको पता लगाना चाहता है, लेकिन हम जानना बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, बल्कि जो हम जाने हुए हैं उस जाने हुए ने हमसे विस्मय बोध छीन लिया है, जीवन बोध छीन लिया है, सौंदर्य बोध छीन लिया है। इसलिए हम जाने हुए के बिना देखने की कला सीख रहे हैं। जब जानने जो ज्ञान है उसकी जब जरूरत होगी उपयोग हो जाएगा, उसके अतिरिक्त जो भी कुछ सामने है उसको विस्मय बोध से देखा जा रहा है। विस्मय बोध वहीं पर है, सौंदर्य बोध वहीं पर है, जीवंत बोध वहीं पर है, हमारे ऊपर के ज्ञान ने उसको ढक दिया। तो जब हम सवाल उठाते हैं कि बिना ज्ञान के, बिना सूचना के देखना क्या है, तो भीतर से वो विस्मय बोध उद्घाटित हो जाता है, क्योंकि ये सवाल उसके ऊपर जो काई जमी हुई है उसको छांट देता है। भीतर जब किसी व्यक्ति को देखते हैं, अपनी धारणाओं को देखते हैं, मान्यताओं को देखते हैं, आकलनों अनुमानों को देखते हैं, जहां पर हमारा संबंध है उसे देखते हैं, उसमें सहज दृष्टि प्रेम की है। यह नहीं कि हम प्रेम दृष्टि से देखते हैं, जैसे बाहर सहज दृष्टि विस्मय बोध की है, सौंदर्य बोध की है, वैसे ही भीतर सहज दृष्टि प्रेम की है। यह अस्तित्व पूरा प्रेम से बना हुआ है, लेकिन हमारा ज्ञान उस पर आच्छादित है। तो भीतर जब हम या व्यक्ति से जिनसे जीवंत संबंध है उसको जब हम देखते हैं, उसमें जब यह प्रश्न उठा करके देखते हैं कि बिना देखने वाले के, अर्थात बिना आग्रह के, बिना ज्ञान के, बिना पूर्व सूचना के, पूर्व छवि के, इनको देखना क्या है, खुद को देखना क्या है, वहां पर जो झूठ है वो छटना शुरू हो जाता है, जो काई है वो छटनी शुरू हो जाती है, छवियों की, शब्दों की, अनुभवों की, उसके बारे में धारणाओं की, मान्यताओं की, वो छटनी शुरू हो जाती है। और वह जो प्रेम दृष्टि है वहां पर वो सहज व्यवहार में आ जाती है। तो कल सुबह हम सिर्फ तटस्थ दृष्टि से देख रहे थे, शाम के प्रश्न में विस्मय बोध और वह जो
प्रेम की दृष्टि है वह आई थी। ऐसा था। इसमें जैसे किसी व्यक्ति को देख रहे हैं हम, और क्या होता है जहां पर कि लेन देन जो एक चीज होती है ना, कि लेन देन वाली बात होती है, कि चाहे घर पर कोई है या ऑफिस में कोई है, तो उनसे कुछ काम करवाना है हमें, तो वहां पर जब आप सहजता से बोलते हो, लेकिन सामने से जो रिस्पॉन्स आता है वो असहज आता है, और आप अगर जितना भी निर्बोध होके उनसे बात करो, लेकिन वो असहजता उन लोगों की तरफ से, और जिसको बोलेंगे कि अगर सीधे शब्दों में बोले तो चालाकी से, अगर वहां से हमेशा वो हो रहा है, या फिर जो है वो चालाकी नहीं है, तो वो एक उनका तरीका इस तरह का है कि जितना समय अवेलेबल है जिसमें कि वो करना है, उसमें वो इतना फैला के करेंगे कि वो उसमें करना संभव ही नहीं है। तो जो जिस तरह से समय का, मेरे जीवन में जो समय है उसके साथ उसका मैच नहीं हो पाता है, तो ये जो दोनों जो टाइम रिक्वायर्ड है उनके साथ डीलिंग करने में, और जितना समय मैं दे सकती हूँ उसमें मिसमैच हो जाता है, और उस वजह से जो है वो एक तनाव से, मतलब कि कैसे उस परिस्थिति को हैंडल किया जाए वो नहीं समझ पाते। माँ, आपने वो एक पुराना सवाल जरूर पढ़ा होगा जिसमें एक व्यक्ति एक लकीर खींच देते हैं और कहते हैं कि इसको बिना छुए इसे छोटा कर। बहुत सारे लोग उपाय करते हैं पर वो उसे छोटा नहीं कर पाते हैं, तो एक दूसरे व्यक्ति आते हैं, उसी लकीर के बगल में एक बड़ी लकीर खींच देते हैं, जिससे अपने आप वो दूसरी लकीर छोटी हो जाती है। दूसरा व्यक्ति न तो दूसरा व्यक्ति जो वहां पर व्यवहार कर रहा है वह उतना है, न आप जो उस व्यवहार का रिस्पॉन्ड कर रहे हो आप भी उतने हो। दूसरा व्यक्ति अपने उस व्यवहार से अत्यंत विराट है, और आप भी अपने अंदर से जो यह चुनौती आई है, यह संयोग आया है रिस्पॉन्ड करने का, इससे अत्यंत विराट। समस्या कब है? जब जो रिस्पॉन्स आ रहा है वह इस लिमिटेड क्षेत्र से आ रहा है और लिमिटेड क्षेत्र को जा रहा है, तो वहां पर समस्या है। क्योंकि उतना ही जीवन है, जैसे छोटा सा घर है, उस छोटे से घर में 10 लोगों को रहना है, 10 बाई 10 का कमरा है, 10 लोगों को रहना है, तो आपस में टकराहट होगी, आपस में संघर्ष होगा, द्वंद्व होगा। लेकिन यदि जो घर है उसकी कोई सीमा ही नहीं, वो विराट है, अनंत है, तो दो चीजें होती। पहला कि जो निकट होने की वजह से संघर्ष है वह खत्म हो गया, और दूसरा विराट होने की वजह से कुछ ऐसा व्यवहार भी वहां पर सामने आने लगा जो कि लिमिटेड में नहीं होता है। हमारी बुद्धि लिमिटेड है, हमारे सोच विचार की क्षमता लिमिटेड है। इस लिमिटेड संस्था से हम जो भी व्यवहार करते हैं वह लिमिटेड तक जाता है।
लेकिन हमने प्रश्न उठाया कि वह क्या है जो अपरिसीम है, कहीं और नहीं, भीतर, जहां पे मैं विद्यमान हूं, मेरे जीवन में, ठीक वहीं पे, उसी जगह पे जहां पे मुझे काम करना है, वहीं पे मैं इस प्रश्न के साथ हूं कि वह क्या है जो लिमिट में नहीं। वहां पर तत्क्षण अनलिमिटेड की ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो गई, अनलिमिटेड का प्रवेश होना शुरू हो गया। वह अनलिमिटेड जब लिमिटेड को छूता है तो उससे इंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शन जगह लेता है। जो उस अवस्था में, जो उस परिस्थिति में सर्वाधिक अनुकूल होगा, वह एक्शन तो हो ही जाएगा, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस जीवन में कुछ भी नहीं, कोई तनाव नहीं होगा। अभी यहां पर चूंकि लोगों का आना जाना लगा रहता है, कुछ ऐसी परिस्थिति हुई जो कि लोग जहां पर हैं वो उल्टा सीधा कभी कभार करते ही हैं। तो कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल विपरीत परिस्थिति थी। सामान्य तौर पे तो आप ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल समाप्त कर देंगे, लेकिन वहां पर वह दर्शन काम कर रहा था। व्यक्ति सिर्फ उतना नहीं है जितना दिखाई पड़ रहा है, जितना समझ में आ रहा है। और यह तभी हम देख सकते हैं जब हम अपने भीतर यह देखना शुरू कर दें कि हम वही नहीं है जो हम सोच विचार के द्वारा स्थापित हैं, जो मैं का एहसास है। हम अपने भीतर अगर मैं के पार देखने की क्षमता हमारे अंदर विकसित हो गई है, तो दूसरे के अंदर भी मैं के पार जो है वो दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर वो जो मैं के क्षेत्र के अंदर है, उसमें जो व्यवहार है वो करुणा का व्यवहार है। तब भी आप उससे एक परहेज रखेंगे। जैसे कि किसी को कोरोना हो गया है तो आप परहेज रखते हैं, उसके पास नहीं जाते, लेकिन उसके प्रति एक जो सहज प्रेम की धारा है वो बहती रहती है। जैसे ही वो कोरोना से ठीक होगा, वह मुख्य जीवन धारा में लौट आएगा और आपका प्रेम उसके कोरोना को भी ठीक कर देगा। कोरोना को मतलब आपका प्रेम उसके दुर्व्यवहार को भी ठीक कर देगा। यह दैनंदिन व्यवहार में बिल्कुल संभव है। हाँ, सारी चीज घूम करके अपने ही ऊपर आती है कि हम संकुचित हैं या विराट। मैं कभी भी विराट नहीं हो सकता। अगर मैं चाहूं कि मैं संकुचित हूं, अब मैं थोड़ा बड़े हृदय से काम करूंगी, बड़े हृदय से अब लोगों को हैंडल करूंगी, यह कभी संभव नहीं। इसमें आप तनावग्रस्त हो जाएंगे, इसमें आप संतप्त हो जाएंगे। आपको बड़े दिल से सोचना चाहिए, देखना चाहिए, नहीं कर पाएंगे आप। वह नीति की बातें हैं। हाँ, आप यह सवाल उठाएं कि वह क्या है जो मुझसे मुक्त है। अपने आप अपने जीवन में आप पाएंगे कि व्यवहार बदलने लगा, क्योंकि आपने किसी विराट को अवसर दे दिया। किसी विराट नहीं, जो अज्ञेय है, जो अपरिसीम है, उसका जीवन में प्रवेश होना शुरू हो गया। वही स्थितियां आप पाएंगे कि बड़े ही चमत्कारिक ढंग से बदल गई और उसमें सम्यक रूप से एक्शंस होने लगे। धन्यवाद माँ। नमस्ते सभी को। लता, हम बैठे हैं, पंखा घूम रहा है, उसकी आवाज चल रही है, हवा भी लग रही है हमें, बाहर कौवों की आवाज है, घास पे सूरज की रोशनी आई है जो पूरा शाइन कर रहा है। सूरज की रोशनी से जहाँ छाव रहती है वहां तक भी उसकी किरणें पहुंच चुकी है। जैसे ही हमारे भीतर एक विस्मयकारिता का बोध होता है या सौंदर्य का बोध होता है,
ये अचानक से होता है सारी चीजें, पर हम ये देखते हैं जैसे ये चीज आपके भीतर घटती है, वो जो चीजें देखी जा रही होती है और जो हम देखते हैं, ये दोनों चीजें वहां प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ वहां वो बोध प्रेजेंट होता है। और उस बोध के साथ हम अपने भीतर एक जीवंतता पाते हैं, अपने भीतर एक नयापन आता है, जैसे हम खुद नहा के निकले हो किसी चीज से। बस इतना ही कहेंगे। नमस्कार। नमस्ते प्रमिला। आज चिड़िया बहुत ज्यादा चहक रही है, पता नहीं क्यों। बहुत सारी चिड़ियाओं का झुंड जो है वो बार बार बोलता है फिर चुप हो जाता है। एक टिटहरी है, वो भी वहीं घूम रही है, थोड़ी थोड़ी देर में आती है, एक चक्कर लगाती है और चिल्लाते हुए निकल जाती है। और जो सूरज का थोड़ा सा तेज बस दिखता था, वो एक दीवार है उस छत की, तो मेरी निगाह पता नहीं क्यों वहीं रहती है। पक्षियों को आते जाते मैं वहीं से देखती हूँ। तो ये मेरी बारी आते आते केवल एक तेज वहां तक आता है जो फिर मेरी निगाह में टिकती नहीं। आज तो वो इतनी तेजी से सूरज आया है कि मैं पूरा धूप में हूँ इस वक्त। लेकिन मैं सौंदर्य बोध की बात अगर करूं तो मुझे और तो कुछ नहीं पता। जो मेरे साथ आसपास होता है या जिसको मैं देख रही होती हूँ, मैं वही बता पाती हूँ, बता सकती हूँ। तो मेरे पास एक बिल्ली है जो अभी नहीं, बहुत समय से है, कुछ समय से है। वो सुंदर पहले भी लगती थी, लेकिन वो सुंदर है इसलिए लगती थी, मतलब वो बड़ी प्यारी सी है, तो इसलिए। अभी मुझे पता चल रहा है कि वो, मैं जब सुबह उठती हूँ, खासकर ये वर्कशॉप के टाइम पर, क्योंकि इस वक्त मैं आकर बैठती हूँ, ये जो समय होता है, इस समय मैं शांति से बस एक जगह बैठी रहती हूँ। वरना रोज अगर उठती हूँ तो अपने काम में लग जाती हूँ, बैठती नहीं हूँ उठकर फिर। तो मेरे आसपास आगे पीछे घूमती रहती है, आगे पीछे घूमती रहती है। उसको थोड़ी देर फिर मैं खाना वाना देती हूँ, दूध देती हूँ, और फिर बस या थोड़ा उसके ऊपर हाथ फेरा, बस ठीक। इस समय अगर मैं जब बैठी होती हूँ, वो इतना मुझे परेशान करती है जब तक मैं उसको ले ना लूं गोद में। फिर ले लूंगी और अगर उसकी तरफ नहीं देखूंगी, मैं आसमान देख रही हूँ या इधर उधर देख रही हूँ, तो वो मेरे गाल पर अपने पंजे से, हाथ से ऐसे मारती है, मतलब छूती है कि मैं उसकी तरफ। फिर मैं उसकी तरफ देखती हूँ, उसको लाड करती हूँ, तो उसको बड़ा वो शांति महसूस करती है। हाथ हाथ फेरती हूँ उसके ऊपर, तो वो सो जाती है, चुपचाप ऐसे पड़ी रहती है। नींद लगती है या नहीं लगती है नहीं पता, लेकिन वो ऐसा सब करती है। थोड़ी देर खेलेगी, मेरा हाथ पकड़ के खेलेगी, कहीं मुंह में लेगी, इस तरह की हर। अब में मुझे समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों करती है। वो ऐसा इसलिए करती है, अभी आई है ना, इस वक्त तो वो मेरी गोद में है और धूप भी है, लेकिन अभी इतनी देर ही वो मेरे पास रहेगी। मैं हट जाऊंगी तो फिर वो मेरे पास दोबारा नहीं आएगी। वो कल सुबह ही आएगी, फिर घूमेगी आसपास, लेकिन वो फिर मेरे पास आने की जिद नहीं करेगी। वो मुझे अभी ये दिख रहा है कि वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि ये जो वक्त होता है ना, यही वक्त होता है जो मैं उसको दे सकती हूँ। इसके बाद तो फिर मेरे पास सारा दिन आवाज रहेगी। जो और उसका प्रतिद्वंदी जो मेरे पास है ना, वो मेरे पास रहेगा, और उसका प्रतिद्वंदी जब मेरे पास होगा तो ये मेरे पास फटकेगी भी नहीं। तो उसको लगता है कि ये बहुत अच्छा वक्त है, उसका प्रतिद्वंदी सो रहा है अभी, तो ये वक्त है, मैं पूरा लाड़ प्यार जो है वो सारा मुझे मिल जाएगा। तो वो ऐसा करती है। अब ये उसके, मतलब उसके ऊपर का सौंदर्य दिखता था, उसके भाव नजर नहीं आते थे। जो उसके भाव जो हैं वो मुझे अभी दिख रहे हैं। और वो जो देखने की बात है कि प्रकृति को जब हम देखते हैं तो सौंदर्य बोध होता है, लेकिन जब हम इंसानों को देखते हैं तो छोटे बच्चे हैं या अबोध हैं, या वो तो अलग होता है, या अनजान है तो वो होगा। लेकिन जो जान पहचान के हैं और जिनमें हमको दिखाई दे रहा है कि ये वो कटुताई या वो नजर आ रहा, उनके तो वो सवाल था, लेकिन उसका जवाब मुझे मिल गया अभी आपने जो बोला जया जी के बात पर, तो उससे मुझे वो जवाब मिल गया।
और बाहर मैंने उस ग्रुप में भी भेजा था कि बाहर देखा तो वो आसान है, लेकिन जब अंदर मुड़ने को जैसी होती हूँ हुई, तो मैं पता नहीं क्यों बहुत ही भयावह स्थिति, सौंदर्य तो दूर की बात है, सौंदर्य से बिल्कुल उलट मुझे नजर आ रहा है और मैं नहीं दिख पा रही स्वयं को, खुद को ही। मुझे एक अपना अपना ही पता नहीं क्या दिखाई दे रहा है, बहुत भयावह रूप दिखाई दे रहा है। मैं डर के मारे दरवाजे से ही बाहर आ जाती हूँ। तो कल्पना अ, होते ही मुझे छटपटाहट होने लगती है। मैं खुद को ही नहीं देख पा रही, बाहर की दुनिया देख पा रही हूँ, लेकिन मैं खुद को नहीं देख पा रही। वो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर मेरा भ्रम है, या फिर मैं गलत तरीके से गलत तरीका है ये, मतलब जो होना चाहिए वो पता नहीं वो क्या, लेकिन वो नहीं हो रहा मुझसे, मुझसे नहीं हो रहा। बस इतना है। भीतर खुद को नहीं देख पा रही हूँ, इसमें थोड़ा सा और प्रकाश डालिए। मतलब जो कल का सवाल था ना, कल आपने कहा था ना कि जब प्रकृति को देखते हैं तो वो विस्मय बोध होता है, वो सौंदर्य दिखाई देता है। तो बाहर देखा तो सौंदर्य दिखाई दिया, और फिर आपने कहा था वैसे ही अंदर भीतर भी झांको, तो वो नहीं हुआ। भीतर क्यों नहीं झांक पा रही हो? मुझे नहीं पता क्यों, मुझसे नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं हो रहा, एक एक बिल्कुल भी नहीं हो रहा। भीतर कुछ चल रहा है, ये तो पता चल रहा है। कुछ मुझे कुछ नहीं मालूम, बस घबराहट होने, क्या होता है वो भी नहीं बता सकती मैं कि क्या हो रहा है। बस अम, बहुत तेज अ, रोना आने लग जाता है एकदम, और मैं कदम भी नहीं रख सकती बिल्कुल भी। क्यों मुझे नहीं पता क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है बस। ठीक है, तो बाहर जो दिखाई पड़ रहा है, आपने बड़े महीन तरीके से बाहर जो भी कुछ घट रहा है बिल्ली को लेकर के उसको उसकी व्याख्या की। बाहर यदि कोई व्याख्या नहीं है, सिर्फ आंखों पर वह दृश्य पड़ रहा है, तो भीतर उन आंखों को देखने में सहज ही विस्मय बोध घटित होना शुरू हो जा रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? क्या देख रहे हैं वह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या यह सूत्र पकड़ में आ रहा है कि जो भी कुछ, या नहीं कि बेटे को देखना, बिल्ली को देखना, उसमें एक सुंदरता नजर आती है, वो तो ठीक है। ऐसी चीजें देखना जो न अपनी है न पराई है, आसमान देखना, गाड़ियों की आवाजाही देखना, उनको बस देखना। देखने में क्या भीतर सौंदर्य बोध या विस्मय बोध की दृष्टि उघड़ रही है? जी बिल्कुल। तो उस विस्मय बोध की दृष्टि के साथ ठहरिए, उसके साथ रुकिए। वह जो भीतर जाने में बाधा है, वह विस्मय बोध की दृष्टि अपने आप उस पर काम करेगी। धन्यवाद प्रमिला जी। जी सुरमिता जी। कुछ कुछ चीजें जो सामने आई है, और कल रात को जब मैं प्रश्न के साथ सोई, मुझे एक वक्त के बाद ना बाहर ना अंदर कोई जैसे कुछ बाउंड्रीज कहाँ है, सिर्फ वहां पे बहुत एकदम अक्यूट एक अलर्टनेस था। पर वो भीतर देखना और बाहर देखना, ये जैसे कि मेरी मेरी आंखें अब जैसे कि वो आंखें देख रही कि क्या देख रही वो नहीं पता, जैसे कोई सेपरेशन नहीं समझ में आ रहा था। एक मोमेंट में एक ऐसा ग्लिम्स हुआ, फिर
रात को भी इनफैक्ट ये इसको लेके जब सोए थे, नींद में भी एक ऐसा सेम एक जैसे कि कहाँ एक एक एबिस होता है, एक एबिस के अंदर देखना हो रहा है जैसा है, जो जैसा है वहां बाहर है अंदर है, मतलब कोई वहां जैसे कोई है भी नहीं, कौन देख रहा है ये, मतलब एक वो। तो मैं उठ के इनफैक्ट एक रूम भी चेंज किया। एक चीज जैसे कि अभी सोचने पर मेरे एक नजर में आई है, जैसे कि अनुभूति बहुत इस चीज में कम होती जा रही है। मुझे पता नहीं कि कभी कभी लगता है कि ये मेरी ही सारे फेक अनुभूतियां थी, या कहीं पे ज्यादा एक्साइटमेंट होना या ज्यादा दुख होना, ये सारी चीजें बहुत ही अभी लगता है कभी कभी कि जैसा है। अब वहां पे जो सटीक यथार्थ रिस्पॉन्स होगा वो हो जाएगा। तो मुझे तो खुद ही ये चीज दिखाई दे रहा है, बाहर के लोगों को जब मैं मिलूंगी या वो तो दूसरी बात है, पर ये एक अनुभूतियां ना ज्यादा फील करना या अनुभूतियां ना आना, ये एक या तो फिर मुझे बहुत कंपैरेटिवली ज्यादा आता था पहले, अनुभूति बहुत ज्यादा मैं भाव प्रवण थी, ये भी हो सकता है। ये एक चीज नजर आ रही है। और ओवरऑल मैंने ये देख रही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे सोच विचार के जो कांस्टेंट धारा है वो नहीं है, क्योंकि वहां पे इतना जैसा एक होश प्रिवेलेंट होता है। तो अभी जैसे मैं सामने देख रही हूँ और उसके साथ ही साथ एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है अंदर देखना। यहाँ कोई सेपरेशन नहीं है, मतलब अगर एक देखना बाहर हो रहा है, वो देखना अंदर भी हो रहा है, वो अलग अलग करके, या इट्स अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। अब एक चीज जो और नजर आई है कि अब भावपूर्ण या विस्मय की बात करें कि प्रेम की बात करें, मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि ऐसे देखने से या ऐसा घटना घटने से ऑटोमेटिकली हृदय में जगह बन जाता है। वो दूसरों के लिए हो, छोटी चीज से बड़ी चीज तक, हमें खुद ही को पता नहीं है हमारे अंदर कितनी जगह है एकोमोडेट करना, जो लोगों के व्यवहार को हम जैसे नहीं। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अकोमोडेटिंग, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चीजें रेजिस्टेंस की बिना घट रहा है, वो बिना सोचे हो रहा है, बिना बुद्धि के हो रहा है। तो ऐसी की कुछ चीज नजर आ रही है धीरे धीरे। धन्यवाद सुरोमिता। हम लोगों ने देखने की बात की, थोड़ा सा अब हम और आगे बढ़ते हैं। सुनने की कला की बात करते हैं। आंख ऐसी चीज है जो कि थोड़ी सी पुरुषोचित है, लेकिन कान ऐसा अंग है जो स्त्रैण है, वह सिर्फ रिसीविंग मोड में है, वह कुछ कहता नहीं। आंख जो है, आप किसी चीज को देख सकते हैं, नहीं देख सकते, लेकिन कान है जो हमेशा ही रिसीविंग मोड में है, वो ग्रहण कर रहे हैं। आंख जब आप किसी चीज पर देते हैं तब वहां जाती है। आप देख सकते हैं किसी को, आंख बंद कर सकते हैं, पर कान जो है वह चारों ओर की चीजों के प्रति संवेदनशील है। तो वह सुनना क्या है जो सुनने वाले से मुक्त है। सुनने वाला, एक छोटी सी घटना,
भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे हैं। सांझ का समय है, रात ढल जाती है और अपने प्रवचन के अंत में वो कहते हैं कि अब सब लोग अपने अपने काम में लग जाए। यह कह करके सभा विसर्जित हो जाती है और वो आनंद को लेकर के गेट के पास आ जाते हैं, जहां से जितने लोग हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। उसमें एक नर्तकी है, वह उनको प्रणाम करती है, कहती है कि प्रवचन सुनने में न जाने कितना समय बीत गया, अच्छा ही आपने याद दिलाया मुझे, जो रसिक लोग आए होंगे उनको उनके सामने नृत्य प्रस्तुत करना है। अच्छा याद दिलाया, आपको पता था, अच्छा आपने बताया कि अब हमें रात्रि के काम में लग जाना चाहिए। उसमें एक चोर भी था, वो आया, धीरे से उसने कहा, भगवान आपने अच्छा याद दिलाया, नहीं तो आज तो मुझे फला घर में सेंध लगानी थी और मैं भूला ही जा रहा था। अच्छा याद दिलाया आपने कि अब रात के काम में लग जाना चाहिए, आप तो अंतर्यामी। गृहिणी एक है, उसने कहा, भगवान आपने अच्छा याद दिलाया, आपको सुनने में मैं ऐसी खो गई कि घर जा करके मुझे भोजन बनाना है, घर के सभी सदस्यों को भोजन कराना है, सबके बिस्तर ठीक करने हैं, बच्चों को सुलाना है, यह मैं भूल ही गई थी, अच्छा याद दिलाया। कुछ भिक्षु भी थे, वो आकर के उन्हें प्रणाम किए। उन्होंने कहा, भगवान देर होती जाती थी, अच्छा याद दिलाया आपने, रात्रि के ध्यान का समय हो गया, नहीं तो आज ध्यान रात्रि का जो रूटीन था वह छूट ही जाता। आनंद भी सुन रहे हैं, एक एक व्यक्ति को बुद्ध भी सुन रहे हैं। आनंद सोचते हैं कि ऐसे ही ये तो रूटीन काम है, लेकिन बुद्ध आनंद से कहते हैं कि सुना आनंद तुमने? तो उन्होंने कहा, हाँ महाराज सुना। तो उन्होंने पूछते हैं कि क्या जितने लोग मुझे सुनने आते हैं सब मुझे सुनते हैं? उन्होंने कहा, मुझे तो यही लगता है कि सभी सुनते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर सब सुनते होते तो यह अलग अलग उत्तर नहीं आते। मैंने तो एक ही वाक्य कहा कि अब रात के काम में लग जाना चाहिए, पर इन लोगों ने अपने अपने अर्थ ले लिए। यह जो अपना अर्थ निकालना है सुनने से, यह सुनने को विकृत करता है, यह सुनने की कला को विकृत करता है। तो वह सुनना क्या है जिसमें सुनने वाला नहीं, सुनने वाला विकृत करता है। सुनने वाला जो भीतर बैठा है उसने अपना अर्थ ले लिया। तो जब आप मुझे सुन रहे हैं, इसमें बिना सुनने वाले के सुनना क्या है? यहीं से प्रयोग करते हैं। कानों पर बहुत सारी आवाजें आती रहती हैं। अगर आप यह सवाल उठाते हैं कि बिना सुनने के सुनना, बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, आपको तत्क्षण पता चलेगा कि बहुत सारी आवाजें ईयर ड्रम पर टकरा रही हैं, वहां बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। कहीं गाड़ी के गुजरने की आवाज आ रही है, कहीं किसी पंछी की आवाज आ रही है। तो बिना नाम दिए सिर्फ श्रवण मात्र, श्रवण की बड़ी महिमा गाई गई है।
कहते हैं कि अगर कोई सिर्फ सुन ले, कृष्णमूर्ति कहते हैं कि कोई सिर्फ सुन भर ले तो वो समाधान को उपलब्ध हो जाए। सुन भर ले। और यहां तक कहते हैं कि सिर्फ 3 सेकंड के लिए सुन ले। सुनने में सबसे पहले क्या आ रहा है? आवाज। जब आप मुझे सुन रहे हैं, क्या आ रहा है? शब्द तो नहीं जा रहे हैं, पहले आवाज आ रही। तो जब आप सवाल उठा रहे हैं अभी साथ साथ में कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, तो पहली घटना हो रही है, आवाज आ रही है। फिर वह आवाज मस्तिष्क में जा रही है। मस्तिष्क में तो आवाज नहीं जाती है। मस्तिष्क में यह जो हमारे ईयरड्रम पे टकरा के आवाज आती है, इससे फिर विद्युत किरणें जाती हैं मस्तिष्क तक, इलेक्ट्रिक वेव्स। आवाज नहीं जाती है मस्तिष्क के पास। कान से फिर मस्तिष्क में वह विद्युत किरणें गई, वहां पर जाकर के वे विद्युत किरणें जो आवाज कही गई है उसको उस आवाज के अनुकूल आवाज भीतर रखी हुई है। तो जो उनके अनुकूल आवाज है उनको जाकर के टच कर देती है, पहचान करके टच कर देती है, और वहां से उस आवाज के साथ भाषा रखी हुई है। तो पता चल जाता है कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो आवाज सुनाई देना, फिर आवाज का भाषा में रूपांतरण होना, फिर तत्क्षण वहां पर रखी हुई है उस शब्द का अर्थ, उस अर्थ में प्रवेश करना। ये सब 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में घटना घट रही है। और अर्थ प्रकट होना, अर्थ के बाद प्रतिक्रिया। तो बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, यदि हम इसमें प्रयोग करेंगे तो वह जो भी कुछ आवाज है, जो भी कुछ आवाज सुनाई दे रही है, उसको वह सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। बिना सुनने वाले बिना सुनने वाले के सुनाई देने की जो घटना घट रही है, उसमें प्रवेश करते ही सबसे पहले ध्वनि सुनाई देगी, और ध्वनि मस्तिष्क में जाकर के भाषा में, और उसका अर्थ प्रकट हो जाएगा, यदि वह ध्वनि भाषा के रूप में अभिव्यक्त हो रही है तो। लेकिन यदि वह ध्वनि किसी पंछी की है तो कोई भाषा नहीं निर्मित होगी, क्योंकि भाषा का मस्तिष्क में इंस्टॉलेशन नहीं है। तो क्या ऐसा संभव है कि आज हम दिन में यह प्रयोग करें कि जो भी कानों पर सुनाई दे रहा है, सुनाई देने की जो भी घटना घट रही है, उसको बिना इंटरप्रेटेड, बिना जो व्याख्या करने वाला है उसकी सुना जाए। बिना प्रतिक्रिया के सिर्फ सुना जाए। बाहर की जितनी आवाजें हैं उसे सुना जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर बाहर आप सुनने वाली घटना को बिना सुनने वाले के प्रश्न के साथ सुनेंगे तो कुछ अद्भुत चीज नजर आएगी। जैसे कल जब
कुछ अद्भुत चीज उद्घाटित होकर के आएगी। जैसे कल बिना देखने वाले के हमने जब बाहर देखा था तो विस्मय बोध निकल करके आया था। आईने की तरह हमने देखा था जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आईने को विस्मय बोध नहीं होता, आईने को सौंदर्य बोध नहीं होता। लेकिन हमने जब होश में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जो भी दर्शन हो रहा है, उसमें हम उतरे तो हमें विस्मय बोध वहां पर उद्घाटित हुआ, विस्मय बोध वहां पर जगह लेने लगा। वैसे ही बिना सुनने वाले के जो भी आवाज कानों पर आ रही है उसे सुना जाएगा तो कुछ अनूठी चीज वहां पर निकल करके आए। वैसे ही भीतर भी बाहर की जितनी आवाजें हैं उनको बिना सुनने वाले के सुनना, और भीतर जितनी भी आवाजें चल रही हैं, भीतर देखिए बातचीत चलती है, भीतर विचार सिर्फ नहीं चलते हैं दिखाई पड़ने के रूप में, भीतर बातचीत चल रही है। भीतर जब आप देखिएगा तो सुनाई पड़ेगा कि बातचीत चल रही है। तो भीतर भी यह प्रश्न उठाइए कि बिना सुनने वाले के भीतर की बातचीत को सुनना क्या है। बाहर जो भी कानों पर घट रहा है उसको बिना सुनने वाले के सुनना क्या है। तो उसमें सिर्फ आवाज सुनाई पड़ेगी, या कोई अगर मनुष्य बोल रहा है तो उसकी भाषा और भाषा का अर्थ तक सुनाई पड़ेगा, प्रतिक्रिया कुछ नहीं होगी। वहां तक अनुमति है कि बिना प्रतिक्रिया के सुनना। भीतर बिना सुनने वाले के सुनना, जो भी भीतर वार्तालाप चल रहा है उसको बिना सुनने वाले के सुनना। तो भीतर भी बिना सुनने वाले के कुछ अद्भुत उद्घाटित होकर के आएगा, जिस पर हम शाम को बैठ करके जो संवाद करेंगे उसमें वह प्रकाश डालेंगे कि भीतर बिना सुनने वाले के, यानी बिना इंटरप्रेटर के कि यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सही है, यह गलत है, भीतर वही जो निंदा स्तुति करता है वही सुनने वाला है। तो भीतर बिना सुनने वाले के सुनना क्या है का मतलब कि भीतर जो भी कुछ चल रहा है, यदि उस पर हमने यह सवाल उठाया कि भीतर बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, तो भीतर का जो भी कोलाहल है वह सब आमूल रूप से रूपांतरित हो जाएगा। क्योंकि अगर सुनाई पड़ रहा है तो इसका मतलब सुनने वाला है। और सवाल कह रहा है कि बिना सुनने वाले के सुनना। बाहर बिना सुनने वाले के सुनने के बावजूद भी जो ईयर ड्रम पर आवाज आ रही है वह आवाज आएगी, लेकिन भीतर अगर हमने यह प्रश्न उठाया कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, तो वहां पर कोई आवाज नहीं है। अभी देखिए भीतर जो बातचीत चल रही है उसमें अगर आपने यह सवाल उठाया कि इसे बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, तो भीतर की बातचीत तत्क्षण गिर गई। अब कुछ और वहां पर उद्घाटित होने लगा। उस पर हम शाम को बात करेंगे, उस पर हम सांस की बैठक में आज दिन भर इसी पर प्रयोग करेंगे। एक बात, और दूसरी बात, इस सुनने में जो हमने देखने की कला सीखी है वो देखने की कला छूट नहीं रही है। बिना शब्दों के, बिना देखने वाले के बाहर देखना, उसको देखते हुए बिना सुनने वाले के सुनना भी शुरू करना। जैसे जैसे आप अपनी अंदर क्षमताओं को चुनौती देते हैं वैसे वैसे आपकी क्षमताएं और आपका जीवन विराट होता जाता है। जैसे अभी जया मां के साथ संवाद में जब आप चुनौती देते हैं तो भीतर बड़े आयाम प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। तो देखने की कला करते हुए, देखने में यह प्रश्न जीते हुए कि बिना देखने वाले के देखना क्या है, उस पर भरपूर प्रयोग करते हुए भीतर यह प्रश्न हम
उठा रहे हैं कि जो भी कुछ सुनाई पड़ रहा है इसने बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, क्योंकि यह सुनने वाला ही बासी है। जो इंटरप्रेटर है, जो ये व्याख्या करने वाला है, यही बासी। तो बिना इसके सुनने का मतलब कुछ बिल्कुल भिन्न तरीके की घटना घटनी शुरू हो जाएगी। एक और ढंग से इस पूरे मसले को प्रकाश में ले लें। एक हाथ की ताली की आवाज, आप एक हाथ से ताली बजा सकते हैं? कुछ भी करिए, एक हाथ से ताली बजा सकते हैं? आप कहेंगे कि हाँ, एक हाथ से बजा सकते हैं, क्योंकि हम इस हाथ पर टक्कर नहीं मारेंगे, इस मेज पर टक्कर मारेंगे, इस दीवार पर टक्कर मारेंगे। यहां ऐसी चतुराई की गुंजाइश नहीं। यह दूसरा हाथ हो गया, यह मेज, यह दीवार दूसरा हाथ हो गई। एक हाथ से ताली बजने का मतलब कि यह जो एक हाथ है इससे आवाज आना शुरू हो जाना। ठीक इसी तरीके से बिना सुनने वाले के सुनना, बाहर बिना सुनने वाले के सुनने का मतलब यह जो कान पर, यह कान एक हाथ है, एक ईयर ड्रम एक हाथ है, और दूसरा जो बाहर से आवाज आ रही है। तो ईयर ड्रम पे वो आवाज टकराती है, वहां पे ताली की आवाज आ रही है। तो बाहर एक हाथ की ताली की आवाज सुनने का मतलब है कि यह जो इंटरप्रेटर है यह न पैदा हो और वह आवाज सिर्फ सुनाई होकर के रह जाए। तो भीतर ये जो बाहर की आवाज के संदर्भ में है, उसमें तो यह समझ में हम आसानी से ले सकते हैं कि बिना इंटरप्रेटर के सुनने की कला, वह एक हाथ से, एक हाथ की ताली की आवाज जैसा सुनना। भीतर एक हाथ की ताली की आवाज मतलब भीतर बिना सुनने वाले के सुनना, यानी भीतर यह प्रश्न उठाना कि मेरे भीतर जो भी यह वार्तालाप चल रहा है इसका बिना सुनने वाले के सुनना क्या है। और अगर सुनाई पड़ना शुरू हो जा रहा है, इसका मतलब है कि दूसरा हाथ वहां पर है जिससे सुनाई पड़ना शुरू हो गया। और अगर कोई कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है कि फिर बिना सुनने वाले के सुनाई पड़ना शुरू हो गया। इसको लेकर के यदि कोई भी संशय हो, कोई भी प्रश्न हो, तो हम लोग अभी चर्चा कर लें। हाँ सर, थोड़ी सी एक बात जाननी थी। ये बाहर से जो आवाज आती है, ईयर ड्रम पे टकराई, उसका अर्थ प्रकट हुआ। अर्थ प्रकट होने तक सुनने वाला नहीं रहता क्या सर? रहता है। अर्थ प्रकट मतलब समझा नहीं, जैसे जैसे हाँ। अभी आप बोले बिना प्रतिक्रिया के सुनना, एक बात जैसे, तो प्रतिक्रिया से जस्ट पहले क्या हो रहा है, जो आवाज आ रही है और उसका यहाँ पर अर्थ प्रकट हो रहा है उन शब्दों का जो आवाज आई है। हाँ, तो अर्थ प्रकट होने से पहले वो चीज दिखाई नहीं पड़ रही है, पर घटना घट रही है। मेरी आवाज आपके कान तक गई, कान पर टकराई, कान से फिर विद्युत किरणें मस्तिष्क को गई, वहां पर उस आवाज की भाषा इंस्टॉल्ड है। अब मैं हिंदी भाषा में बोल रहा हूं इसलिए, और आपके अंदर हिंदी भाषा इंस्टॉल्ड है, तो वहां जाकर के वह आवाज टच हुई, तुरंत वो शब्द बन गए कि क्या है, क्या ये कह रहे हैं, और उसका अर्थ प्रकट हो गया। बस वहां तक। तो जो ये भाषा में बोला जा रहा है उसका अर्थ प्रकट होने तक बिना प्रतिक्रिया के सुनना। जो जो इंसान हम आप बात कर रहे हैं, इसको
बिना प्रतिक्रिया के सुनना, और उसके अतिरिक्त जितनी भी आवाजें हैं, जैसे मैं अभी आपको सुन रहा हूं, सुनने के साथ में ही बहुत सारी और भी आवाजें हैं, पंछी की आवाज है, किसी वाहन के गुजरने की आवाज है, उन सबको भी सुनना, बिना चुने हुए सुनना, सुनना मात्र। ईयर ड्रम पर जो भी आवाज आ रही है उसका सुनना, तो उसमें से वह आवाजें तो जाकर के जो भाषा इंस्टॉल्ड है उसमें अर्थ को प्रकट कर देंगी, बस अर्थ तक, न कि प्रतिक्रिया, वो उसको अर्थ प्रकट कर देंगी। पर जो निरर्थक, निरर्थक का मतलब कि जो भाषा को प्रकट करने वाली आवाजें नहीं है, वो बस कान में टकरा करके और वहीं शांत हो रही है। और फिर इसी के साथ ही भीतर जो आवाजें चल रही है, भीतर जो बातचीत चल रही है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां नहीं पहुंचे, अगर आप सुनेंगे ना भीतर, तो भीतर बातचीत की आवाज आएगी। भीतर जो विचार चल रहे हैं उसकी बड़ी धीमी आवाज होती है, उस धीमी आवाज को सुनिए भीतर, बिना प्रतिक्रिया के। वहां यह सवाल उठाइए कि बिना सुनने वाले के सुनना क्या है, तो धीमी आवाज आएगी, और वही जो बिना सुनने के सुनने वाला प्रश्न है, वह धीरे से उस पूरी संरचना को, जिसमें सुनने वाला जो चीज चल रही है उसका सुनाई पड़ना है, वो पूरा ही विसर्जित होना शुरू हो जाएगा, पूरा ही गिरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सवाल है बिना सुनने वाले के सुनना। जो ये प्रक्रिया है यही अंदर की बातचीत है। जैसे ये चिड़िया बोल रही है तो मेरे को एक ठीक है आवाज सुनाई दी, उसके साथ ही अंदर बातचीत चालू होगी, ये चिड़िया की आवाज। हाँ, यही प्रतिक्रिया है ना सर? हाँ, यही प्रतिक्रिया ही है। हाँ, जो भीतर प्रतिक्रिया चलनी शुरू हो गई, इसको सुनना, इसकी आवाज सुनना। तो आज दिन भर हम लोग यह सुनने का प्रयोग करते हैं, बाहर और भीतर, और फिर सांझ की बैठक में साथ में बैठ करके जो भी सुना है उस पर क्या, अगर ठीक से सुना जाएगा तो कुछ अद्भुत वहां निकल करके आएगा, उस पर हम सब लोग साथ में चर्चा करें। अगर सुनने की घटना घटी तो आपको ही दिखाई, वह बोध में आना शुरू हो जाएगा कि क्या सुनने की इस कला से क्या जगह ले रहा है, उस पर हम लोग शाम को चर्चा करेंगे। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठते हैं इस प्रश्न के साथ, इसके बाद शाम तक के लिए अन्वेषण के लिए इस सुनने की कला पर हम लोग अपने साथ हो जाएंगे।